ये नेशनलिज्म इन इंडिया है और यहाँ पे टोटल 4 लेसन है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, लेसन 1 में टोटल 6 टॉपिक, लेसन 2 में भी टोटल 5 टॉपिक, लेसन 3 में माइक ऑफ कर दीजिए किनका ऑन है, लेसन 3 में 6 टॉपिक और लेसन 4 में 4 टॉपिक। तो ये इतना सारा टॉपिक है। इन सारे टॉपिक्स को वैसे ही पिछले चैप्टर की तरह 1 बाय 1 शुरू करते हैं। इसमें तो बहुत सारा टॉपिक इजी है जो याद है। नेशनलिज्म इन यूरोप की तरह ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं, तो इसको हम अगर एक्सप्लेन करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं लेसन 1 से। लेसन 1 में टॉपिक है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये लेसन 1 है। तो इसमें यहाँ पे शुरू हो रहा है, वर्ल्ड वार फर्स्ट से टॉपिक शुरू हो रहा है कि इंडिया में वर्ल्ड वार फर्स्ट का क्या, कि ये टॉपिक, ये वाला और ये तीनों हम इस पे फिर भी एक ओवरव्यू दे दे रहे हैं। इंडिया ने वर्ल्ड वार को ज्वाइन किया। ये वर्ल्ड वार हुआ था वर्ल्ड लेवल पे 1914 से 18 के दौरान, और इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। इंडिया को ज्वाइन करना मजबूरी था क्योंकि इंडिया ब्रिटिश का कॉलोनी भी थी और इंडियन का डिमांड था कि हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। तो ब्रिटिश ने प्रॉमिस तो नहीं किया बट आश्वासन दिया, एश्योर किया कि हम देंगे आजादी। तो इंडियन ज्वाइन किए वर्ल्ड वार को, और जब वर्ल्ड वार खत्म हुई तो उसका अलग खेल शुरू हो गया। बट वर्ल्ड वार जब तक इंडिया ज्वाइन किया हुआ था, इस 4 साल में इंडिया तो उसका इफेक्ट देखने को मिला, जिसमें कुछ इफेक्ट्स हैं। हम शुरू करते हैं इफेक्ट्स को नंबर काउंट करना, और आप ही में से कोई एक बोलेगा। कौन बताएगा? कौशल, खुशी, ऑन करो माइक। टाइम लगेगा ऐसे करवाने में। चलो हम खुद ही बोल दे रहे हैं, कुछ कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर टफ लगेगा तो आप लोग लास्ट में हम रिपीट करेंगे डाउट में। पहला इफेक्ट क्या था कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर था कंट्री का बढ़ गया। दूसरा इफेक्ट क्या हो गया कि जब कस्टम ड्यूटीज को रेज कर दी गई। तीसरा, पूरे मार्केट के अंदर जो कमोडिटीज थी, डेली गुड्स, उसकी प्राइसेस बढ़ गई क्योंकि सारा का सारा बॉर्डर पे जा रहा था। चौथा, ग्रामीण क्षेत्र में जाके जबरदस्ती युवाओं को आर्मी में भर्ती की जा रही थी। ये सारे हो रहे थे वर्ल्ड वार से रिलेटेड, और उसी समय इन्फ्लुएंजा अटैक आया और उस अटैक के वजह से लगभग इंडिया में भोजन की कमी बहुत तेजी से हुई और लगभग 12 से 13 मिलियन लोग उस एपिडेमिक में मारे गए। फेमाइन आ गया। तो ये वर्ल्ड वार और उससे रिलेटेड इफेक्ट्स है। फिर भी इंडियन लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं क्योंकि उनको उम्मीद है कि अंग्रेज इंडिया छोड़ के चला जाएगा जब वर्ल्ड वार खत्म होगी तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या कि उसके बाद ये रॉलेट एक्ट आ गया। बट रॉलेट एक्ट पे जाने से पहले थोड़ा गांधी जी का जो आइडिया है सत्याग्रह का, उस पे बात कर लेते हैं। गांधी जी 1915 में इंडिया आते हैं और वो सत्याग्रह के आइडिया को प्रपोज करते हैं। तो सत्याग्रह को चलो समझते हैं। सत्याग्रह मतलब क्या होता है? सत्याग्रह इज अ पॉलिटिकल पैसिव रेसिस्टेंस। एक पॉलिटिकल तरीका, एक ऐसा रेसिस्टेंस, विरोध करने का तरीका जो जहां पे नॉन वायलेंस को यूज किया जाता हो। मतलब समझ लेते हैं, सत्याग्रह का मतलब होता है 2 वर्ड से बना हुआ, सत्य एंड आग्रह। ये संस्कृत वर्ड है। सत्य का मतलब तो हम जान रहे हैं भाई ट्रूथ होता है, और आग्रह मतलब सीकिंग ऑफ ट्रूथ, मतलब ट्रूथ को फाइंड आउट करना। तो ये 2 अलग अलग वर्ड है, सत्य और आग्रह, दोनों को मिला के बना सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के पॉइंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला, नीड टू सर्च ऑफ पावर, नीड टू सर्च द पावर ऑफ ट्रूथ। दूसरा है एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ। तीसरा है इफ द काउज वाज ट्रू, इफ द स्ट्रगल अगेंस्ट इनजस्टिस, देयर इज नो नीड टू यूज फिजिकल फोर्स। एंड चौथा, द फॉलोअर ऑफ सत्याग्रह वेर कॉल्ड सत्याग्राही। द फॉलोअर्स ऑफ सत्याग्राही यूज टू द मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। तो ये सारा पॉइंट जो बोले हम कि सत्य की खोज करना है, सत्य की ताकत को समझना है, यदि कारण सही है तो शारीरिक बल लगाना नहीं है, सत्याग्रह को मानने वाला सत्याग्राही कहलाएगा। और सत्याग्रह जो है ना, वो जो फॉलो करेगा वो नॉन वायलेंस का मेथड फॉलो करेगा। ये अहिंसा एक धर्म है। मतलब ये इस तरह के आइडियाज को गांधी जी ने प्रपोज किया और इंडिया में काफी तेजी से फैला भी। और इंडिया में गांधी जी का 3 सत्याग्रह काफी सक्सेस हुआ। 3 सत्याग्रह, पहले का नाम है चंपारण सत्याग्रह, दूसरे का नाम है खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरे का नाम है अहमदाबाद सत्याग्रह। चलो थोड़ा बुक पे भी आते हैं, आप लोग बोर नहीं होगा। या ये रहा आपका वो वाला टॉपिक जो हम बता रहे हैं।
1916 में गांधी जी ने चंपारण में ट्रैवल किया और वहां के किसान जो प्लांटेशन कर रहे थे इंडिगो का, उनके खिलाफ सत्याग्रह लॉन्च किया। फिर देखो 1917 में उन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया जो गुजरात में आता है। यहाँ पे क्रॉप फेल हो गया था प्लेग के वजह से, तो किसान रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, उनके लिए यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह किया। और 18 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह किया वहां के कॉटन मिल वर्कर को मजदूरी बढ़ाने के लिए सत्याग्रह गांधी जी ने लॉन्च किया और ये काफी पॉपुलर रहा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो चीजें एक साथ हो रही है, एक तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है 1918 में, और दूसरा 1918 आते आते गांधी जी इंडिया में फेमस लीडर के रूप में सामने आते हैं। अब युद्ध खत्म हुआ तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया, यहाँ पे चर्चा नहीं है उस एक्ट का, बट एक्ट पास किया कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए, इंडियंस को कुछ पावर भी देना चाहा बस, लेकिन जो इंडियन चाह रहे थे वो नहीं मिला। इसीलिए इंडियन ने बहुत ज्यादा रेसिस्ट करना शुरू किया, पॉलिटिकल एक्टिविटी बढ़ गई, तो अंग्रेज ने इनके पावर को क्रश करने के लिए लेके आया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है? ये पास किया गया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के माध्यम से। पास करने वाला व्यक्ति का नाम था सिडनी रॉलेट। ये जब पास हुआ तो इसमें पुलिस को पावर दी गई कि किसी भी व्यक्ति को बिना जांच पड़ताल के, बिना कोर्ट में ट्रायल के 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है। और ऐसे कर इस लॉ के अंडर बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर को अरेस्ट में, इसके अगेंस्ट गांधी जी ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह, और ये स्टार्ट हुआ इंडिया में 6 अप्रैल को। जैसे रॉलेट सत्याग्रह स्टार्ट हुआ पूरे कंट्री में मूवमेंट शुरू। मूवमेंट क्या होना है? वही मूवमेंट जो हमेशा होता है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट में हुआ कि स्ट्राइक करना है, हड़ताल करना है, विदेशी कपड़ों को जलाना है, दुकानें बंद कर देना है। हर मूवमेंट में यही होना है, जो भी पॉइंट बता रहे हैं अगर आपको याद नहीं रहे तो यही लिखना है। स्ट्राइक हो गया, रेलवे शॉप में, दुकानों में, फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह स्ट्राइक, दुकानें बंद हो गई, ठीक है। इसके अलावा विदेशी कपड़े, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार शुरू हो गया। ये कॉमन बात था, जब भी कुछ आग लगता था ना इंडिया में रिवॉल्यूशन के नाम का, तो लोग यही करना शुरू कर देते थे क्योंकि यही तरीका फेमस था मूवमेंट का, तो ये करना शुरू कर दिए। और एक छोटा सा घटना हो गया। घटना क्या हुआ कि लगभग यहाँ 6 अप्रैल है और लगभग बात है 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल को क्या हुआ कि अमृतसर में ऐसे 2 लीडर पकड़े गए थे जिसका नाम था डॉक्टर सत्यपाल एंड दूसरा था सैफुद्दीन। उन दोनों को पकड़े गए और 10 अप्रैल को पुलिस और पब्लिक के बीच में हुआ मुठभेड़ अमृतसर में। और उस मुठभेड़ में क्या हुआ कि पुलिस ने फायरिंग कर दी पीसफुल प्रोसेशन पे, तो दंगा हो गया पूरे अमृतसर में। नतीजा पूरे अमृतसर में लगा दी गई मार्शल लॉ और उसका लीडर बना दिया गया उसके हेड कमांडर को। और यही सब पॉइंट जो था वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट का या जलियांवाला बाग मैसेकर का काउज बन गया। क्या हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर में? शॉर्ट में आप क्या लिखोगे? जनरल डायर ओपनड फायर on the people those were celebrating the festival बैसाखी in the जलियांवाला बाग। जनरल डायर ने क्या किया? बैसाखी त्योहार मना रहे लोगों के ऊपर, जो जलियांवाला बाग में मना रहे थे, उनके ऊपर ओपन फायरिंग का ऑर्डर दिया और एक व्यक्ति को गोली मार दी। और ऐसा इसलिए हुआ कि जो शायद सपोर्टर थे रिवॉल्यूशनरीज के, जो नेताओं के सपोर्टर थे, वो भी उस मेला में आ गए थे। और गांव से जो लोग आए थे बैसाखी मनाने के लिए, उनको पता ही नहीं था कि जलियांवाला बाग में या पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ। उनको पता कि ये क्या होता है। हालांकि ये एक तरह का इमरजेंसी है, घर से बाहर नहीं निकलना है, आपका सिविल राइट सस्पेंडेड है, गैदरिंग नहीं करना है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं मेंटेन करना है, ये सब नहीं करना है। लेकिन ये लोग मेला लगा रखा था, तो जनरल डायर आया और इस पे ओपन फायरिंग कर दिया बिना इंक्वायरी के। इसी को जलियांवाला बाग इंसिडेंट कहा गया। इसके बाद जनरल डायर ने कोटेशन किया, ध्यान से सुनिएगा। ही डिक्लेयर्ड I want to produce a moral effect to create in the minds of सत्याग्रही a feeling of terror and awe। मैं लोगों को शिक्षा देना चाहता था, सत्याग्रहियों को क्या शिक्षा देना चाहता था कि अंग्रेजी हुकूमत का, अंग्रेजी सरकार का उनके दिमाग में भय और आतंक पैदा हो सके, इसलिए हमने जलियांवाला बाग इंसिडेंट किया। अब ये इंसिडेंट जैसे हुआ, फिर से कंट्री में जो 6 अप्रैल को हुआ था रॉलेट एक्ट के खिलाफ, वो और तेज हो गया। पता चला पूरे कंट्री में ये आग की तरफ फैला और स्ट्राइक, क्लासेस, पुलिस बिल्डिंग पे अटैक, पुलिस ऑफिसेस पे अटैक, बहुत तेज ब्रूटल रिप्रेशन शुरू कर दिया। लोगों को मारना, उनको टेरराइज करना, इवन उनको गलियों में चलाना, सरकारी ऑफिसर जा रहा है तो सल्यूट करना,
इवन एक गांव है पंजाब में गुजरन वाला, वो कहा जाता है उस पूरे गांव को घेर करके अंग्रेजों ने बॉम्ब से उड़ा दिया। इन सब चीजों को देखते कि जब वायलेंस ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है तो ना वो रॉलेट सत्याग्रह का जो मूवमेंट था उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो ये कहानी यहाँ जलियांवाला बाग मूवमेंट तक है, नहीं है, यही तक का टॉपिक है। वर्ल्ड वार एंड इट्स इफेक्ट, सत्याग्रह का आइडिया, रॉलेट सत्याग्रह, जलियांवाला बाग मैसेकर। अभी कंटिन्यू चलेंगे, लेसन स्टॉप होगा तभी हम रुकेंगे, इसलिए थोड़ा आप लोग रिवीजन में ध्यान रखिएगा। अब आइए लेसन पॉइंट 5 में खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट इंडिया में शुरू नहीं हुआ। जैसे गांधी जी चाहते थे कि एक बड़ा सा मास मूवमेंट हो, लेकिन भाई मास मूवमेंट करने से पहले इंडिया में प्रॉब्लम थी कि हिंदू और मुस्लिम के बीच यूनिटी थी नहीं। तो मुस्लिम और हिंदू को यूनाइट करने के लिए गांधी जी को मौका मिल गया इस मूवमेंट के रूप में। क्या हुआ इस मूवमेंट में? ये मूवमेंट इंडिया में नहीं, टर्की में शुरू हुआ था। टर्की एक इस्लामिक स्टेट है जहां के हेड को, मतलब जहां के किंग को या जहां के राजा को या जहां पॉलिटिकल हेड को खलीफा कहा जाता है। और ये टर्की वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में अंग्रेज के खिलाफ ज्वाइन किया था। जब ये युद्ध हार गया तो अंग्रेजों ने टर्की के ऊपर क्या किया, एक ट्रीटी इंपोज कर दी और खलीफा के पावर को छीन लिया। को वापस दिलाने के लिए टर्की में एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, टर्की का जो हेड है खलीफा, उसके पावर को वापस दिलवाने के लिए एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसको कहा गया खिलाफत मूवमेंट। और ये इंडिया में शुरू किया बॉम्बे में एक व्यक्ति, दो व्यक्ति जिसको अली ब्रदर्स कहते हैं। एक का नाम है मोहम्मद अली और दूसरे का नाम है शौकत अली। और पूरे इंडिया में ये शुरू हो गया। तो जब इंडिया में खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो गांधी जी ने प्रपोजल रखा कि खिलाफत कमेटी को कांग्रेस के साथ कंबाइन कर दी जाए। तो कांग्रेस के एक सेशन में, कांग्रेस के सेशन का नाम है कलकत्ता सेशन, जो सितंबर 1920 में लगा। और उसके बाद वो नागपुर सेशन में जाके ये खिलाफत कमेटी जो था, शायद वो नहीं, सॉरी, वो कांग्रेस ज्वाइन किया था। ये कलकत्ता वाले सेशन में ये खिलाफत कमेटी जो था ये ज्वाइन कर गया। तो ये खिलाफत एनसीएम क्या है, या वह एनसीएम। गांधी जी ने एक किताब लिखा 1909 में जिसका नाम था हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने क्या कहा, इनका स्टेटमेंट यहाँ बुक में देखो दिया हुआ है। ब्रिटिश रूल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस एंड हैड सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज ऑफ दिस कोऑपरेशन। मतलब इनका सीधा स्टेटमेंट था कि इंडिया में अंग्रेज लोग शासन कर रहा है सिर्फ इंडियन के सहयोग की वजह से। यदि हम सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेज कमजोर पड़ जाएगा और वो हमारी बातों को मानेगा, सुनेगा। तो इसके लिए गांधी जी ने कहा कि भाई कॉपरेट करो, नो कॉपरेट मत करो। जैसे बोले कॉपरेट मत करो, दिस इज द मीनिंग, दिस इज एनसीएम। तो एनसीएम में क्या क्या नहीं करना था, क्या क्या करना था? पहला, बाइकआउट करना है सर्विस का। दूसरा, टाइटल को सरेंडर कर देना है। तीसरा, जितने भी दुकानें हैं उनको भाई बंद करवा देना है। और तो कुछ इसमें स्पेशल है नहीं, मैंने बाइकआउट करना है और सरेंडर और डिनाई करना है ब्रिटिश के बनाए गए गुड्स का और सर्विसेज का। इसमें से बस एक पॉइंट दिया हुआ है कि लगभग दिसंबर 1920 में जाकर के कांग्रेस ने एनसीएम को ज्वाइन किया। तो ये आपका लेसन 1 था। अब देखते हैं लेसन 2। लेसन 2 का नाम है डिफरिंग स्ट्रैंड्स विद इन द एनसीएम या मूवमेंट। डिफरिंग स्ट्रैंड्स का मतलब हुआ समझ। लोगों में एनसीएम को लेकर के जो सोच था वो अलग अलग था। पहले लेसन 2 का हम थीम समझा रहे हैं। लेसन 2 दो चीजें एक्सप्लेन करता है। पहला, एनसीएम में लोगों ने जो भाग लिया, जिन जिन लोगों ने भाग लिया वो क्यों भाग लिया और भाग लेने के बाद उन्होंने क्या किया, ये पहला पूरा थीम है लेसन 2 का। दूसरा थीम है कि एनसीएम फेल कैसे हो गया, तो वो पॉइंट्स भी लेसन 2 में भरे पड़े हैं। तो दोनों पॉइंट्स एक साथ चल रहा है। तो एनसीएम देखो, लेसन 2 में क्या है कि बस हम ये देखने वाले कि किन किन लोगों ने एनसीएम को ज्वाइन किया, बस वो ज्यादातर हम लोग समझने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ 5 कैटेगरी बना हुआ है। मिडिल क्लास का जो शहरों में रहा करते थे, पेजेंट्स जो इंडिया के किसी भी हिस्से में पाए जाते हैं, ट्राइबल्स, प्लांटेशन वर्कर्स और पॉलिटिकल पार्टीज। तो ये सब है एक एक, यहाँ पॉइंट तो इनका एक ही है। जैसे पीजेंट का दिया हुआ सिर्फ अवध का, लेकिन सिर्फ अवध का ये पीजेंट का प्रॉब्लम नहीं है जो इसमें भी डिस्कस किया जाएगा, बल्कि इंडिया के जो जो शहर हैं जहां जहां पे किसान पाए जाते थी। तो बुक क्या किया, हमें पीजेंट की समस्या को समझाने के लिए किसी एक क्षेत्र का एग्जाम्पल ले लिया। सेम ट्राइबल,
तो एक ट्राइबल की समस्या को समझाया गया बुक में, लेकिन ओवरऑल पूरे इंडिया में ट्राइबल के साथ सेम चीजें हो रही थी। प्लांटेशन वर्कर असम का लिया गया, तो प्लांटेशन वर्कर का भी सेम पूरे इंडिया में सेम हो रहा था। और पॉलिटिकल पार्टीज में बस दो पार्टी का एग्जाम्पल लिया गया है, एक पार्टी है आपका जस्टिस पार्टी एंड दूसरा पार्टी है कांग्रेस। इन दोनों का समझाया गया कि ये दोनों ने एनसीएम के साथ किस तरीके से एनसीएम को देखा और समझा। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं मिडिल क्लास का। जो शहरों में मिडिल क्लास थे उनकी क्या सिचुएशंस थी इस एनसीएम के दौरान। तो इसको एक काम करते हैं, चलो देखते हैं बुक से ही। ये देखो यहाँ ये लेसन है आपका, ये पहला वाला पैराग्राफ जस्टिस पार्टी का, ये दोनों पैराग्राफ है। ये दोनों पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जैसे ही एनसीएम शुरू हुआ तो जितने भी मिडिल क्लास थे शहरों में, उसने देखो फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया, शराब की दुकानें उन्होंने बंद करवा दी, टिकट मतलब होता है बंद करवाना। फॉरेन कपड़े को जलाना शुरू किया बहुत बड़ा बड़ा ढेर लगा के। तो पता चला कि 1921 से 22 के बीच में अंग्रेजी सरकार की जो इनकम हर साल 102 करोड़ था वो मात्र घट के 57 करोड़ हो गया। बहुत जगहों पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स क्या कर को मतलब फॉरेन ट्रेड को सपोर्ट करने से मना करने लगे। ये मूवमेंट फैलने लगा और धीरे धीरे ब्रिटिश कपड़े का या दूसरी चीजों का इंपोर्ट इंडिया में बहुत तेजी से कम हो गया और इंडियन टेक्सटाइल की मिलें जो थी वो इंक्रीज करने लगी। लोग शहरों में खादी यूज करने लगे, ठीक है, और जो दूसरी चीजें थी इंडियन वो यूज करने लगे। तो इतना अच्छा ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे मिडिल क्लास वाले, इतना अच्छा काम किए। फिर मिडिल क्लास के बीच का एनसीएम क्यों खत्म हो गया? मिडिल क्लास वालों में ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया, ऐसा क्या दिक्कत आ गया, ट्रबल, कि ये लोग सक्सेस कर ही नहीं पाए एनसीएम को? तो इसका बस एक कारण है, देयर इज नो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सर्विस एंड गुड्स। जो भी ये जिस चीज का भी ये रिजाइन कर रहे थे, जिस चीज को यूज करने का ये डिनाई कर रहे थे मिडिल क्लास वाले, उनके लिए इनके पास अल्टरनेट सोर्स नहीं था। जैसे देखो अल्टरनेटिव सोर्स क्या नहीं था, तो यहाँ पे देखो दिख रहा है कि अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशन नहीं था। अगर ये रिजाइन कर रहे हैं जॉब से, तो जॉब करने के लिए उनके पास कुछ होना चाहिए ना। मान लो टीचर रिजाइन किया, तो भाई टीचर रिजाइन करा तो उसको इंडियन स्कूल होना चाहिए जहां वो पढ़ा सके, अपने परिवार को चला सके। अगर कोई लॉयर जो रिजाइन किया तो भाई कोर्ट अब अंग्रेज का है, तो काम कहाँ करेंगे लॉयर लोग? तो कुछ दिन वेट किए फिर वापस से ज्वाइन करने लगे। इसी तरह से इंडियन में कहा जाता था कि भाई खादी का कपड़ा पहनो, जबकि जो मिल का कॉल आउट होता था वो सस्ता हुआ करती थी, तो खादी महंगा होता था और सारे लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो ये अल्टरनेट सोर्स नहीं होने के वजह से मिडिल क्लास वाले स्लोली स्लोली वापस से एनसीएम को छोड़ के अपने जॉब को ज्वाइन करने लगे, अंग्रेजों के बनाए गए प्रोडक्ट्स को यूज करने लगे। इस तरह से आप कह सकते हो कि मिडिल क्लास के बीच का जो एनसीएम था वो फेल हो गया। तो यहाँ पे एनसीएम, मिडिल क्लास का एनसीएम कैसे इन्होंने क्या किया मिडिल क्लास वालों ने और कैसे फेल हो गया ये देख लिए। अब आते हैं दूसरा पार्ट्स में। जो अवध के किसान थे उन्होंने सीडीएम को कैसे देखा। तो पहला यहाँ पे देखो प्रॉब्लम समझेंगे किसानों का। यहाँ पे एक वर्ड छूटा हुआ है, बाबा रामचंद्र नहीं लिखे थे हम। अब अवध के पीजेंट का देखेंगे, अवध की बात नहीं होगी बल्कि ओवरऑल पूरे इंडिया की बात होगी। लेकिन एग्जाम्पल चूंकि अवध का है इसलिए पहले इसको समझेंगे, फिर उसको पूरे इंडिया के किसानों से रिलेट करके देखने का प्रयास करेंगे। तो चलो देखते हैं अवध का। सबसे पहले अवध में वहां पे दिख रहा है सी नंबर में, वहां पे आप देख सकते हो सी नंबर में दिया हुआ बाबा रामचंद्र के बारे में। तो पहले बाबा रामचंद्र जी को देखते हैं कौन है ये। बाबा रामचंद्र जो है ये एक सन्यासी लीडर है, एक सन्यासी है जो फिजी में इंडेंजर्ड लेबर थे। इंडेंजर्ड लेबर थे किसी दूसरे कंट्री में, जो अवध के किसानों का लीडर बने हुए थे। देखो यहाँ पे लिवर लेड बाय बाबा रामचंद्र। तो यहाँ जो मूवमेंट हो रही थी, अभी जो मूवमेंट यहाँ पे दे रहा है ना, ये मूवमेंट जो लिखा हुआ पीजेंट मूवमेंट, इस मूवमेंट के पीछे 2-3 कारण थे। क्या क्या कारण थे चलो देखते हैं। सबसे फर्स्ट काउज, पहला काउज यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये मूवमेंट था तालुकदार और लैंडलॉर्ड के डिमांड के अगेंस्ट, सॉरी तालुकदार और लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट। क्यों? तो इनका काउज देखिए। सबसे पहला काउज था इनसे बेगारी करवाई जाती थी किसानों से। बेगारी का मतलब एक ऐसी मजदूरी जिसमें गांव वालों को जबरदस्ती मजदूरी करवाया जा रहा है बिना किसी पेमेंट के। तो ये पहला काउज बन गया पीजेंट मूवमेंट का। दूसरा, जो किराए के किसान होते थे टीनेंट, उनके पास टेन्योर नहीं था, सिक्योरिटी नहीं थी, वो ज्यादा रेंट देते थे, इसको हाई रेंट हम कहेंगे शॉर्ट में। मतलब उनको जो जमीन किराए पे मिलती थी उसका लैंडलॉर्ड लोग, जमींदार लोग ज्यादा किराया ले लेता था। ये 2 काम हो गया, बेगार हो गया और
हाई रेंट लिया जाता था। इसके अलावा इनसे फोर्स्ड लेबर भी करवाई जाती थी, कहीं पे होगा, अच्छा हाई रेंट यहीं पे दिया हुआ था, हाई रेंट से लिया जाता है, बेगारी करवाई जाती है, और इसके अलावा इनके ऊपर ऑपरेशन मतलब अत्याचार होता था सो अलग। तो देखो पीजेंट मूवमेंट का 3 काउज, पहला हाई रेंट, दूसरा बेगार, और तीसरा फोर्स्ड लेबर कह सकते हो। तो ये 3 मेजर काउज था जो स्पेशली अवध के किसान अपने ही जमीन के मालिक लैंडलॉर्ड के खिलाफ लॉन्च किए हुए थे। लेकिन इसको सफल बनाने के लिए, पीजेंट मूवमेंट को सफल बनाने के लिए इन लोगों ने स्टेप भी उठाया था। स्टेप का नाम है नाई धोबी बैन, नाई धोबी बंद, इसको नाई धोबी बंद भी पढ़ सकते हो। नाई धोबी बंद क्या कहता था कि जितने भी पंचायत हैं, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड को सर्विस दिया जा रहा है बार्बर के माध्यम से, वाशरमैन के माध्यम से, वही नाई और धोबी, वो सारे सर्विसेज को बंद कर दी जाए ताकि ये बड़े लोग हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सकें। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब यहाँ पे कहानी थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जून 1920 इस अवध वाले विलेज वाले एरिया में उन्होंने विलेजर्स के प्रॉब्लम को देखा, समझा, उनकी शिकायतें सुनी। तो अक्टूबर में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने मिलकर के एक सोसाइटी बनाई जिसका नाम है अवध किसान सभा, और कुछ ही महीनों में ये 300 से ज्यादा ब्रांचेस पूरे एरिया में बन गए। और शुरू हुआ तो ये पूरा का पूरा ब्रांचेज, ये पूरा पीजेंट मूवमेंट एनसीएम को ज्वाइन कर गया। और एनसीएम को ज्वाइन करने के बाद इन्होंने वो किया जो इनको नहीं करना चाहिए था। जैसे मूवमेंट के नाम पे इन्होंने क्या किया, बाजार को लूटना शुरू किया, बड़े बड़े तालुकदार मर्चेंट पे अटैक करना शुरू कर दिया। इसके अलावा जो अनाज का गोदाम था उसको लूटना शुरू कर दिया। बहुत जगह पे लीडर्स ने क्या किया, ये भी कह दिया कि गांधी जी बोले हैं टैक्स वैक्स नहीं देना है, इसलिए टैक्स भी नहीं देने लगे। और टैक्स के नाम जमीन छीन करके बड़े बड़े लैंडलॉर्ड से गरीबों को बांटने लगे। तो ये सब के सब गांधी जी के नाम पे हो रहा था। तो ये खेल हो रहा था, ये गलत था, गांधी जी ऐसा नहीं बोले थे। तो ये प्रेजेंट के बीच का जो एनसीएम था वो फेल हो गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो उसको पहले कंक्लूड कर देते हैं। ये पूरा का पूरा पीजेंट मूवमेंट सिर्फ एक जगह का बात कर रहा है, अवध, यानी लखनऊ, कानपुर, यूपी वाला जो क्षेत्र है वहां के बात की कर रहा है। किसान का देखा जाए ना तो हर जगह किसान अपने लैंडलॉर्ड से, अपने जमींदार से परेशान थे, सेम केस था। और वहां के किसान जो चाहते थे कि बीच का कोई रास्ता निकल के आए, तो गांधी जी जब एनसीएम शुरू किए, ऐसे ज्वाइन किया होगा किसान, लेकिन वो अपनी मन के करने लगे होंगे, जैसे टैक्स नहीं देने लगे होंगे, जमींदार के गोदाम को लूटने लगे होंगे, नतीजा एनसीएम फेल हो गया क्योंकि वायलेंट हो गया ये। तो ये आपका अवध का केस हो गया। अब आइए ट्राइबल्स का, आदिवासियों का क्या प्रॉब्लम था। आदिवासी आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश का एक जंगली इलाका है गुडेम हिल्स, वहां से लिया गया। इसके फेमस लीडर का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। तो ये जो ट्राइबल्स लोग थे ये एक मूवमेंट चालू कर रखे थे, नाम था मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। और ये मूवमेंट में मिलिटेंट गुरिल्ला का मतलब, गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है एक ऐसा टेक्निक जिसमें आर्मी पे, दुश्मन पे अटैक करना है और फिर वापस से छिप जाना है, अचानक अटैक करना, वापस से छिप जाना है। तो आदिवासी लोग क्या करते थे, अंग्रेज ऑफिसर पे अटैक करते और फिर वापस जंगल में छिप जाते। तो ये गुरिल्ला टेक्निक था और ये लोग इसीलिए इसका नाम रख दिए मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। अब इस मूवमेंट का 2 ही मेजर काउज था, पहले का नाम था फॉरेस्ट एक्ट, दूसरे का नाम बेगार। कोई भी आदिवासी अब जंगल जाके ना पेड़ काटेगा, ना जानवरों को चराएगा, ना शिकार, जंगली घर है, जंगली इनसे छीन लिया। और बेगार इनसे भी करवाई जा रही है, बिना पैसा के अंग्रेज लोग इनसे काम करवाता था जंगल में, तब जंगल में रहने देता था। इसी के खिलाफ इन्होंने मूवमेंट शुरू किया जिसका नाम है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। इसके लीडर का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है अपने इंडियन हिस्ट्री का। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जरा देखते हैं क्या है अल्लूरी सीताराम राजू। आप यहाँ पे पहले देखो वो कहानी जो भी हम एक्सप्लेन किए, ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट जो है गुडेम हिल्स में चल रहा है। इसके काउज है आपका, यहाँ पे कहीं पे होगा फॉरेस्ट एक्ट, देखो जानवरों को नहीं चराने देना, लकड़ी नहीं कलेक्ट करने देना, कहीं पे होगा फॉरेस्ट एक्ट का टॉपिक। उसके बाद दूसरा है इनसे बेगार करवाई जाती थी, तो इसके लिए देखो बेगार यहाँ दिया हुआ है। अब यहाँ पे है कि इसके लीडर का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू फेमस थे, कुछ स्पेशल पावर उनके बारे में फेमस था कि कुछ स्पेशल पावर है, जैसे वो करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शन करते थे, मतलब भविष्यवाणी बताना। दूसरा, लोगों को ये ठीक कर देते थे छू करके, बाय टचिंग, एंड इनके ऊपर गोलियों का असर नहीं होता, ही कुड सर्वाइव द बुलेट शॉट्स। तो ये सब अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में अफवाहें थी, इसीलिए वहां की अफवाहें थी या सत्य था कोई नहीं जानता, बट लेजेंड्स था ये।
तो वहां के जो आदिवासी लोग थे वो अल्लूरी सीताराम राजू को इनकारनेशन ऑफ गॉड कहते थे, मतलब वो ईश्वर का अवतार है। अब ये सब बातें हम देख लिए आदिवासियों का। जब एनसीएम शुरू हुआ तो ये राजू ने क्या किया, एनसीएम को ट्राइबल से जोड़ दिया और ट्राइबल्स लोग एनसीएम को ज्वाइन कर दिए। तो राजू ने कुछ चीजें सही बताया, जैसे खादी कपड़ा पहनो, ड्रिंकिंग बंद कर दो, लेकिन सेम वही काम यहाँ भी हुआ, फोर्स का यूज हुआ नॉन वायलेंस में, जैसे पुलिस स्टेशन पे अटैक करना, ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देना, गुरिल्ला वारफेयर को कंटिन्यू रखना। इसके वजह से राजू को कैप्चर किया गया और 1924 में उसको एक्सक्यूट किया गया। आज वो फॉक हीरो के नाम से फेमस है हम लोग के, जैसे अभी पढ़ रहे हैं। तो अब देखो इसको भी ओवरऑल करो। ट्राइबल्स गुडेम हिल्स में मूवमेंट कर रहे थे जिसका नाम था मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट। 2 काउज, फॉरेस्ट एक्ट, दूसरा बेगार। इसके मेजर लीडर का नाम अल्लूरी सीताराम राजू। कुछ फेमस बातें फेमस थी इसलिए लोग इसको ईश्वर का अवतार मानते थे। फिर अल्लूरी सीताराम राजू ने पूरे ट्राइबल्स को एनसीएम से जोड़ दिया। एनसीएम में इन लोगों ने भी वायलेंस का सहारा लिया और ये भी फेल हो गया। तो चाहे वो यहाँ का बात हो या बिरसा मुंडा का बात हो या किसी और का बात हो, तिरुत सिंह का, बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे। तो इंडिया में जहां जहां आदिवासी थे सब परेशान थे, सबने लगभग यही काम किया हुआ। अब आ जाओ असम के प्लांटेशन वर्कर का। तो इनके बीच में तो वो एक्ट पास था। एक्ट का नाम है इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। ये एक्ट कहता है, देखो यहाँ पे एक्ट भी दिया हुआ है बुक में। ये एक्ट कहता है, किधर गया, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट कहता है कि कोई भी प्लांटेशन वर्कर प्लांटेशन फील्ड को छोड़ के नहीं जाएंगे बिना अंग्रेज के परमिशन के। मतलब एक बार जो फील्ड में आ गया, खेत में काम करने आ गया, टी और कॉफी के बागान में, वो बिना अंग्रेज ऑफिसर्स के परमिशन के जा ही नहीं सकता। अगर जाएगा तो वो क्राइम है। ये एक्ट यही कर रहा है, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। जब एनसीएम आया तो इनके बीच में, यानी भरकरों के बीच में, ये र्यूमर फैल गया कि गांधी राज आ गया है और इस गांधी राम की राज के नाम पे सब लोग खेत छोड़ छोड़ के भागने लगे। तो ये क्राइम हो गया। नतीजा, जिनको जहां से मिला, किसी को रेलवे स्टेशन से, किसी को कहीं और से, पुलिस ने पकड़ा और बहुत बेरहमी से पीटते हुए वापस लेके आए। तो यहाँ लॉ टूटा और एनसीएम के दौरान लॉ टूटने की बात ही नहीं हो रही थी। तो इस लॉ टूटने का भी क्लेम गांधी जी पे गया और एनसीएम फेल रहा। एंड लास्ट है जस्टिस पार्टी और कांग्रेस का। तो चले जस्टिस पार्टी का मतलब समझते हैं। जस्टिस पार्टी मद्रास का एक नन ब्राह्मण पार्टी था। नन ब्राह्मण पार्टी का मतलब दलितों का पार्टी, जिनका मानना था कि सिर्फ पॉलिटिक्स में ज्वाइन करके, सिर्फ पावर को गेन करके ही समस्याएं खत्म हो सकती है। इसीलिए इन्होंने एनसीएम को ज्वाइन नहीं किया। कांग्रेस ने एनसीएम को देर से ज्वाइन किया और इसके जो लीडर्स थे वो स्वराज का, सत्याग्रह का या गांधी जी के विचारों का गलत मतलब लोगों तक फैला रहे थे। और ये एनसीएम के फेल होने का, और एनसीएम के फेल होने का सबसे इमीडिएट द इंसिडेंट ऑफ चौरी चौरा, जो गोरखपुर यूपी में हुआ, एक विलेज में चौरी चौरा, जिसमें 22 पुलिस ऑफिसर जल के मारे गए। पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था सत्याग्रहियों ने, रिवोल्यूशन, और उसी में 22 को पुलिस ऑफिसर जल के मारा, जिसको चौरी चौरा इंसिडेंट कहा गया। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ। उसी के बाद एनसीएम को बंद कर दिया गया। तो ये आपका हो गया लेसन 2।